हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए सर, तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं CMSL CS एग्जीक्यूटिव ओल्ड सिलेबस। ठीक है, कि CMSL के लिए कैसे तैयारी करें सर। CMSL ग्रुप 2 वालों का अब नेक्स्ट पेपर रहेगा। ठीक है, वो पेपर है आपका 16 को। ठीक है, 16 को आपका CMSL का पेपर है। आपके पास पूरे पूरे 3 दिन है, पूरे पूरे 3 दिन है। ठीक है, पहले मैं बोथ ग्रुप वालों का बताता हूँ। ठीक है, बोथ ग्रुप सिंगल ग्रुप वालों का बताता हूँ जिनका 3 दिन उनके पास है। ठीक है, और सिंगल ग्रुप वाले जो हैं, जो सिर्फ सेकेंड ग्रुप अपना बोथ ग्रुप जो दे रहे हैं उनको 2 दिन मिलेंगे और सिंगल ग्रुप वालों को 3 दिन मिलेंगे। ठीक है, तो 2 दिन जिनको मिलेंगे तो आप 18 से 20 घंटे पढ़ पाओगे। 18 से 20 घंटे का आउटपुट अच्छे से निकल जाता है। 15 से 18 ऑन एन एवरेज निकलेगा। और जिनका भी सिंगल ग्रुप है, जिनके पास 3 दिन है, तो 24 आवर्स टू 32 आवर्स तक का रेंज रहता है। ठीक है, अलग अलग बच्चे अलग अलग रहते हैं। काफ़ी बच्चे वही इधर उधर टाइम पास ज़्यादा करते हैं। जितना ज़्यादा टाइम मिलता है ना, उतना आउटपुट कम निकलता है, उल्टा होता है। ठीक है, ध्यान दो, पर डे का आउटपुट उतना कम हो जाता है क्योंकि अपने को लगता है बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, 3 दिन के बाद एग्जाम है, 3 दिन में फिर आप टाइम पास कर लेते हो। तो इसीलिए जिनका एक ही ग्रुप है, ध्यान दें, आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करोगे तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। भले आपके पास 3 दिन है, पर पहाड़ जैसा आपका सिलेबस भी है, वो भी भूलना नहीं है। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। अननेसेसरी ग्रुप्स में, वही मैं देख रहा हूँ अभी भी ग्रुप में चल रहा है उनका, मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। चुपचाप रिवाइज करो, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो चीज़ें आपको रिकॉल नहीं होंगी और वहाँ कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, वहाँ आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। आप अपने भरोसे हो, आप समझो बात को, पहले आपको अपनी हेल्प करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है सीक्वेंस, कि सर हम रिवाइज कैसे करें। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 2 या 3 दिन है। ठीक है, बोथ ग्रुप वाले के पास भी 2 दिन है और सिंगल वालों के पास 3 दिन है। स्टिल 2 हो या 3 हो, अगर 18 से 20 घंटे आप पढ़ रहे हो तो आई थिंक एक अच्छी फुल रिविजन पॉसिबल है, अच्छी फुल रिवीजन पॉसिबल है। ठीक है, अगर आपके प्रॉपर नोट्स हैं, आपके प्रॉपर रिवीजन नोट्स बने हुए हैं, आपका सब मार्क किया हुआ है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। रिवीजन का जो एक प्लानिंग होता है, अगर आपका वो ऑलरेडी हो चुका है तो 18 से 20 घंटे में, 24 घंटे में आप बहुत अच्छे से फुल रिवीजन कर सकते हो। तो फ्रैंकली बताऊं तो सीक्वेंस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस कब इंपॉर्टेंट होता है, जब टाइम कम हो, टाइम कम हो और चीज़ें स्किप हो सकती हैं। तो हम इसलिए दिमाग लगाते हैं कि पहले इंपॉर्टेंट वाली कर लें, ताकि ऐसा ना हो कि इंपॉर्टेंट स्किप हो जाए। तो यहाँ आई थिंक वो चीज़ें अभी अप्लीकेबल नहीं है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 18 to 20 आवर्स, 24 आवर्स इज अ गुड टाइम टू रिवाइज द एंटायर सब्जेक्ट। ठीक है, तो सीक्वेंस में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीक्वेंस में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। स्टिल कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको पहले पढ़ने चाहिए, डिटेल में, डिटेल वाली रिवीजन जो है वो आपको इन चैप्टर्स की करनी चाहिए, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और कभी भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो पहला आता है आपका कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कम से कम भी ज़्यादा ही आता है। 2 टॉपिक, 2 शॉर्ट नोट्स भी आ गए उसके, तो भी 8 मार्क तक का तो वेटेज उसका रहता ही है। और 1-2 पेपर में तो पूरा एक जो 15 मार्क का आता है शॉर्ट नोट का, फिर 15 मार्क्स का पूरा शायद इंस्ट्रूमेंट से ही आ गया था। मतलब इतना ज़्यादा शूटअप हो सकता है वो कि 15, 16, 18 मार्क तक भी जा सकता है। इसीलिए बेटर है कि पूरा इंस्ट्रूमेंट का अच्छे से चैप्टर आप पढ़ के जाओ। ऑब्वियसली टफ है वो, काफ़ी टॉपिक्स आपको नहीं समझेंगे, बहुत सारी और चीज़ें भी दी हुई हैं, तो आपको उसको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि भाई आपको बस 3 मार्क के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए। आपको उल्टा पढ़ना पड़ेगा। कंसेप्चुअली अभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। कंसेप्चुअली जितना होना था, जितना आपके अंदर आना था, वो आ चुका है। अब आप प्योरली रिवीजन किसके लिए कर रहे हो, एग्जाम के लिए कर रहे हो, या भूलना नहीं। ठीक है, तो सब में 3 से 4 पॉइंट आपको अलग से निकालने हैं। काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं पर आते 3 मार्क के लिए या मैक्सिमम 4 मार्क के हैं, तो आप 15-15 पॉइंट तो लिख नहीं पाओगे ना। तो आपको हर टॉपिक में ध्यान रखना है कि पहले 4 से 5 पॉइंट निकाल लेने, और उसी 4 या 5 पॉइंट को आपको ध्यान देना है। 4 या 5 पॉइंट पे ही ध्यान देना है, उतना ही रिवाइज करना है, उतना ही रिकॉल करने की कोशिश करनी है। क्लियर है? तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंट्स। फिर है आपका स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म वो भी बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसमें टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा कभी भी आ सकता है, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से रिपीट होते हैं, तो आप पढ़ के जाओ अच्छे से। ठीक है,
फिर आता है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स काफ़ी ईजी भी है, काफ़ी लेंदी भी है और वेटेज भी बहुत अच्छा है उसका, और उसमें से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, आपको पता ही है। फिर है ICDR यानी इशू ऑफ सिक्योरिटी, इशू ऑफ सिक्योरिटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है LODR लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर है आपका इंटरमीजरीज, ठीक है, इंटरमीजरीज भी इंपॉर्टेंट है, वो भी शॉर्ट नोट्स में आता है। 2-2, 3-3 शॉर्ट नोट उस चैप्टर से आ सकते हैं, तो कभी भी उसका वेटेज ज़्यादा हो सकता है। तो वो भी आप कोशिश करो कि हर टाइप का जो इंटरमीजरी है उसका शॉर्ट नोट के हिसाब से पढ़ो। अब आपको पता ही है इंटरमीजरी के अंदर तो दुनिया भर की बातें दी हैं, हर इंटरमीजरी के बारे में पूरा इतिहास दिया हुआ है, पर वो सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो सारे कॉमन पॉइंट्स में भी आप कवर कर सकते हो, बट आपको पहले प्रिपरेशन इंटरमीजरीज में क्या करना है, नॉर्मल शॉर्ट नोट। नॉर्मल शॉर्ट नोट आ गया, मर्चेंट बैंकर लिखो, बैंकर टू एन इशू लिखो, शेयर ट्रांसफर एजेंट लिखो, अंडरराइटर लिखो, ऐसे टॉपिक जो मेन इंटरमीजरी है उसके 4-4 पॉइंट आप निकाल लो, 4 से 5 पॉइंट निकाल लो, और वो 5-5 पॉइंट आप लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो ये आई थिंक 6 चैप्टर्स हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म, म्यूचुअल फंड्स, ICDR, LODR एंड इंटरमीजरीज। ये 6 चैप्टर्स आप पहले पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिर इसके बाद और भी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, टेक ओवर कोड इंपॉर्टेंट है, अपना इनसाइडर ट्रेडिंग इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डी लिस्टिंग इंपॉर्टेंट है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। देखो हर टॉपिक में से एक आध क्वेश्चन तो आता है, हम पहले उनको पढ़ेंगे जिनमें से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पहले उनको कवर करो। तो ये 6 चैप्टर पहले आप अलग से पढ़ लो। फिर न्यूमेरिकल्स की तो तैयारी आपको अलग ही करनी है, न्यूमेरिकल्स तो अलग ही पढ़ने हैं। न्यूमेरिकल्स अगर आप मेरे लेक्चर बायर हो तो ऑलरेडी आपको सब दिया हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप सर्च करके भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी तक आपने सब पढ़ा भी होगा, जितना भी अभी तक पढ़ा है, जो टाइप के भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े सर उतने ही रिवाइज करके जाने। कोई न्यूमेरिकल अभी तक पढ़ा नहीं है और अभी इच्छा हो रही होगी चलो ये अभी देख के जाते हैं, भैया ये गलती मत करना, नहीं तो आपका बाकी सब रह जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाएगा। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कोई भी शॉर्ट नोट, कोई भी टॉपिक नया नहीं पढ़ना है, ये अपने आप से कसम खाओ, इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप पूरे 90 मार्क्स को रिस्क कर रहे हो, मत करो ये सब, ठीक है, ब्लंडर हो गई, ठीक है। फिर काफ़ी बच्चे रेगुलेशन नंबर्स के लिए भी पूछते हैं, सर रेगुलेशन नंबर कोड करे क्या? आई डोंट थिंक ज़रूरत है, कंपनी लॉ में चलता है सर, सेबी में रेगुलेशन नंबर आई डोंट थिंक इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और आप याद रख भी नहीं पाओगे, कोई एक एक्ट थोड़ी है यहाँ पे, कंपनीज एक्ट में तो एक ही एक्ट है ना भाई, ठीक है। अरे यहाँ तो डजन्स ऑफ रेगुलेशंस हैं, क्या क्या याद करोगे, वो मिक्सअप हो ही जाएगा, याद नहीं रहेगा आपको, इसलिए आप बॉदर मत करो रेगुलेशन नंबर का, सिर्फ रेगुलेशन का नाम अच्छे से मेंशन करो। रेगुलेशन का जो भी नाम है, प्रॉपर फुल जो नेम है विथ ईयर, वो आप अगर कोड कर पाए तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर एक लेंथ का होता है, लेंथ का भी मैं सेम जो ये है, लेंथ यहाँ पे इतना रेलिवेंट नहीं है, बस अननेसेसरीली ज़्यादा लेंथ नहीं लिखनी है, यहाँ उल्टा होता है, अननेसेसरीली ज़्यादा लेंथ नहीं लिखनी है। सपोज अगर कोई बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, 16 पॉइंट्स है, 4 मार्क के लिए आपको पूछा है, तो यहां बस आपको लेंथ पे ध्यान देना है कि 4 मार्क के लिए 16 पॉइंट नहीं लिख के आने, 4 ही मार्क का है तो 5-6 पॉइंट्स बस लिखने हैं, 6 पॉइंट से ऊपर नहीं लिखने, मतलब ज्यादा लेंथ नहीं लिखनी है। 8 मार्क का है तो यस 10-12 जितने आपको याद आए 12 पॉइंट तक आप लिख सकते हो, पर 4 मार्क का है तो 5-6 पॉइंट्स बहुत हैं, 3 मार्क का है तो 5 पॉइंट बहुत हैं, उसमें अननेसरी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, एक्चुअल में कंसेप्ट में ज़्यादा पॉइंट्स है तो ज़्यादा नहीं लिख के आना है, अपने लेंथ को रेस्ट्रिक्ट कर लेना है अगर कम मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल्स पे तो आपको भी मैं बोल रहा हूँ अलग से ध्यान देना है, प्रैक्टिकल्स सेपरेटली ही पढ़ने हैं, फॉर्मूलेज उसके सेपरेटली ही पढ़ने हैं, और प्रैक्टिकल अलग से जितने हैं उतने ही। देखो ऑफ बीट आ गया तो उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ बच्चों का मुझे समझ में नहीं आया आज तक, ऑफ बीट आ गया तो अरे तो तुम क्या कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, मुझे समझ में नहीं आता, उनका पता नहीं अलग ही जुनून रहता है। पेपर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता बेटा, हम भी नहीं कर सकते, तुम क्या कर लोगे, कुछ भी पूछ सकते हो, एक क्वेश्चन बस और पूछ सकते हो, तो क्या तुम पूरी स्टडी अपने साइड में रख दोगे क्या उसके लिए, एक क्वेश्चन के लिए? सोच के देखो आप क्या कर रहे हो। तो वो अनफॉर्चुनेट है कि एक आउट ऑफ सिलेबस कुछ अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ये एक्चुअली इंस्टीट्यूट की गलती है, आप उसका बर्डन अपने ऊपर क्यों डाल रहे हो, और वो सबके लिए आता है, सिर्फ आपके लिए थोड़ी आता है, मुझे वही समझ में नहीं आता, क्या वो सिर्फ आपके लिए टफ आ रहा है? नहीं सर, वो पूरे इंडिया के लिए है ना,
बाकी लोग भी तो टैकल कर रहे हैं ना, आप क्यों इतना एक क्वेश्चन के पीछे इतना वो मगजमारी कर रहे हो? तो जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आपने पढ़ा है, जितना आपके बुक्स में है, आप उतना ही पढ़ो, आउट ऑफ बुक्स मत जाओ, ठीक है? मत पढ़ो, मेरे हिसाब से वो बर्डन लेके कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो ये सब था गाइस, ठीक है? रेगुलेशन नंबर, सीक्वेंस और लिखने का सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। लिखने के सीक्वेंस में भी ऐसा कुछ नहीं है सर, पार्ट ए पार्ट बी का काफ़ी लोग दिमाग लगाते हैं क्योंकि बोल नहीं सकते। वैसे तो पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन आता है ना, वो थोड़ा टफ आता है ट्रेडिशनली, ओवर द पीरियड में बता रहा हूँ, कोई एक स्पेसिफिक अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवर द पीरियड अगर मैं बोलूँ तो पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन होता है वो थोड़ा टफ होता है। तो इसीलिए पार्ट बी अगर आप स्टार्ट कर भी रहे हो तो वो पहले क्वेश्चन से सॉल्व मत करो। आप शॉर्ट नोट जो आते हैं ना, एक आखिरी क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट का, पहले वो लिखो। तो पार्ट ए पार्ट बी भूल जाओ, आप क्वेश्चन वाइज देखो, क्वेश्चन नंबर वाइज देखो। पार्ट ए पार्ट बी की हेडिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कोई भी सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हो। पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हो तो सारा पार्ट बी एक ही जगह होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं। आप कोई भी सीक्वेंस में लिख सकते हो, बस जो सब क्वेश्चंस हैं वो आप एक ही जगह लिखो। अगर मैं क्वेश्चन 5 लिख रहा हूं, उसके 4 सब क्वेश्चंस हैं, तो वो 4 सब क्वेश्चन मुझे एक ही जगह में लिखने हैं। उसके सब क्वेश्चन का भी सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, बस वो एक ही जगह एक साथ होने चाहिए, इतना ही रूल कहता है, और कुछ रूल कहता नहीं है, ठीक है? तो पहले मेरे हिसाब से अगर सपोज पहला क्वेश्चन जो आता है उसमें प्रैक्टिकल आते हैं, अगर वो आपका आते हैं तो पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। प्रैक्टिकल अगर आपको आते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आ गए हैं और आपको वो आता है, आप कॉन्फिडेंट हो, तो पहले तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे के शुरुआत कर लो, सबसे बेस्ट शुरुआत होती है वो। फिर दूसरे में आता है सर शॉर्ट नोट्स, मतलब आपको पहले कौन से क्वेश्चन आंसर करने हैं जो स्ट्रेट हैं, जिसमें सिचुएशन टाइप नहीं है, केस स्टडी ड्रिवन नहीं है, जिसमें घुमा के नहीं पूछा है, टू द पॉइंट पूछा है, टू द पॉइंट लिखना है, वो वाले पहले लिखो, उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो जहां भी शॉर्ट नोट्स हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं पार्ट बी में एक शॉर्ट नोट का पूरा क्वेश्चन आता है, तो पहले वो वाला लिख लेना। शॉर्ट नोट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं 5-5 मार्क के भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो पहले सॉल्व करना। और सबसे आखिरी में फिर आप 1.5-2 घंटा वही पहले इसी में आप बिता देना, और आखिरी के 1 घंटे में फिर आप जो घुमा के पूछे हैं, जो सिचुएशन बेस्ड हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन आ गए 1-2, तो वो फिर आप आखिरी में लेके बैठना। पर पहले 2 घंटे आपको बिल्कुल बिल्कुल उसी में लिखना है जो जो आपको आता है अच्छे से। प्रैक्टिकल्स और डायरेक्ट क्वेश्चंस जितने हैं वो पूरे के पूरे लिख डालने, और उसके बाद आखिरी 1 घंटे में आप टफ क्वेश्चंस या जो थोड़े से जिसमें आपको आंसर ड्राफ्ट करना पड़ता है थोड़ा सा, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको आखिरी में लिखने चाहिए। पहले मत लेके बैठना, क्वेश्चन ड्राफ्ट करना पड़ रहा है पहले ही लेके बैठ गए, आधा घंटा मस्त एक ही क्वेश्चन लिखते बैठ रहे हो, ये गलती मत करना। तो जो आंसर ड्राफ्ट कर रहे पड़ रहे हैं, जिसमें सोचना पड़ रहा है, वो पहले लिखना ही नहीं। जो जो बिल्कुल एकदम आंसर मुंह से निकल रहे हो, एकदम भाई टॉपिक इजी है, आपने पढ़ा हुआ है, वो पहले लिख दो, ठीक है? और सब क्वेश्चंस बीच में कोई नहीं आ रहे हैं तो आप वो जगह छोड़ते जाओ, जो मैंने आपको बताया है 4 मार्क का है तो एक 1 साइड पेपर छोड़ दो और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? चलिए गाइस, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। इसके अलावा कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। 3 दिन है, अच्छे से पढ़ो। और जो बोथ ग्रुप वाले बच्चे हैं सर, उनको भी मैं बता दूं, 2 दिन है, सेम ही प्रिपरेशन रहेगी, कुछ खास फर्क नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं है। आपके पास भी 18 घंटे हैं, 18 घंटे आप पूरे अगर यूटिलाइज कर लेते हो तो आप भी पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो और कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी आपको इसके अलावा पूछना हो, गाइडेंस चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरे ऐप पे आप आ सकते हो, अमित तल्ला क्लासेस ऐप है, वहां पे चैट बॉक्स में आप जो भी है 1-to-1 पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।